नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिए हुआ है स्टैटिक्स की डिफिनीशन क्या है। बाय स्टैटिक्स वी मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ marked extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। तो अगर स्टैटिक्स की बात करें तो ये एक प्रकार से कलेक्शन होता है डाटा का या फैक्ट का कलेक्शन होता है, एग्रीगेट होता है, जिससे हम क्या करते हैं किसी जो न्यूमेरिकल वैल्यू को होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई काज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं एक प्रकार से उसका जो एवरेज होता है या उसका एग्रीगेट होता है उस पूरे डाटा का रिप्रेजेंटेशन करता है, वो हमारा स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। मीन्स जितना भी एक्यूरेट डाटा होता है उन सब का एक प्रकार से जो भी हमारा एग्रीगेट होता है वो सब हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। दूसरा है वेरिएबल क्या होता है? अ कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना विच में टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। तो एक घटना होती है या एक कैरेक्टर होता है जो कि कई फिनोमेना द्वारा कई वैल्यू द्वारा निकाला जाता है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जो घटनाएं होती हैं कई तरह के वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे रेनफॉल का रिकॉर्ड हो गया, बर्थ रिकॉर्ड हो गया, डेथ रेट हो गया, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल्स है टू टाइप्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? क्वांटिटीज विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन सर्टेन रेंज। तो इसमें क्या होती है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो एक सर्टेन रेंज में होती है, निश्चित रेंज में होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती है, असीमित नहीं होती। जैसे हमारी प्लांट हाइट हो गई, तो ये एक इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हाइट होगी 2 फुट होगी, 4 फुट होगी, तो एक रेंज में होगी, सर्टेन रेंज में होगी। यील्ड होगी वो भी हमारी रेंज में होगी, जैसे 60 कुंटल 80 कुंटल। तो ये एक हमारा कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। दूसरा होता है जो वो होता है डिस्क्रीट या डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएबल, कैन टेक ओनली इंटीगर वैल्यूज। तो इसमें इंटीगर वैल्यूज ली जाती हैं, इनकी जो वैल्यू होती है उनकी रेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है वेरिएट क्या होता है? अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और मीजरमेंट। तो एक जो सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है या मीजरमेंट होता है किसी डाटा का, किसी कलेक्शन का, वो हमारा कहलाता है वेरिएट। नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? अ वैल्यू ऑफ द वेरिएट की वैल्यू होती है सेंट्रल टेंडेंसी विच थ्रोली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उस सीरीज का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करता है एज ए होल नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो कोई सीरीज हो गया, किसी फैक्ट के सीरीज हो गए, जैसे मान लीजिए प्लांट हाइट की सीरीज हो गई कई सारे प्लांट के, तो उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे जो रिप्रेजेंटेशन निकलेगा वो हमारा कहलाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। अब है मीजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कौन कौन से मीजरमेंट होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के? पहला है अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये कॉमनली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी वो है अर्थमेटिक मीन। ये पूछा भी जाता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज, तो वो है अर्थमेटिक मीन। ओनली मीजर ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, और ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिए यूज होता है। इट इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑफ ऑल एवरेज, और ये जितने भी एवरेज होते हैं, जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी के एवरेज होते हैं या मीजरमेंट होते हैं, उनमें से ये सबसे बेस्ट है। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड एज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, उन सब पर बेस्ड होता है। ये नहीं होता कि किसी के साथ बायसनेस नहीं होती, कोई भी फैक्ट होता है वो सबको लिया जाता है, इसलिए ये हमारा सबसे बेस्ट एवरेज माना जाता है। नेक्स्ट हमारा मीडियन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट व्हेन आइटम आर अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर मैग्नीट्यूड। तो जब वैल्यूज़ दी होती हैं उनको हम असेंडिंग आर्डर या फिर डिसेंडिंग आर्डर में जब हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, मीन्स बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, जब हम सारे वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू हमारी दी हुई 4, 8, 10, 20, 25 इस तरह मान लीजिए कोई नंबर दिए हुए हैं, उनको हम असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में हम क्या करेंगे, उनको रखेंगे, और उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी, वो हमारी मीडियन कहलाएगी। जैसे यहीं एग्जांपल में दिया हुआ है 3695478, तो ये
किसी ऑर्डर में नहीं है, इनको हमने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में रखा। तो 3 4 5 6 7 8 9 इनका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू वो हमारी आएगी 6। मीडियन इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा सच एज इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड ऑनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो मीडियन हमेशा किस लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए, मीन्स क्वालिटी को मेजर करता है। जैसे इंटेलिजेंस हमारी क्वालिटी है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी हम ये नहीं कह सकते कि वह कितना इंटेलिजेंट है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ये एक प्रकार से क्वालिटी होती है कि वह इंटेलिजेंट है या उसमें इस चीज़ की एबिलिटी है, वो ऑनेस्ट है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए हमारा मीडियन यूज होता है। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली और हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो वेरिएट की वह वैल्यू, मान लीजिए कई सारी वैल्यू दी होती है, उनमें से जो फ्रीक्वेंटली आता है बार बार वैल्यू, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मीन्स वो कई बार आता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, वो हमारा मोड कहलाता है। जैसे 4 7 6 5 4 6 4, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 की है, 3 बार आया है यहाँ 4, तो वो जो मोड होगा वो हमारा होगा 4। इट इज़ यूज्ड फॉर मॉडल साइज ऑफ शूज, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ये किसके लिए, जो साइज ऑफ शूज होते हैं कि कितना साइज चाहिए, 4 नंबर का चाहिए शूज या फिर 5 नंबर या 6 नंबर, तो ये सब बेस्ड होता है मोड पर। या फिर साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका भी साइज मोड पर किस पे डिपेंड होता है, मोड पर। एंड इन बिजनेस मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, और मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग में भी मोड का यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में यूज होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो ये जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है। यूज टू फाइंड एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड रेट। तो ये किसके लिए यूज होता है, एवरेज स्पीड, किसी गाड़ी की एवरेज स्पीड निकालने के लिए, दो चीज़ की बीच की दूरी, डिस्टेंस के लिए, या फिर कोई रेट निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज होता है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड आर, जो एम्पिरिकल जो इक्वेशनल रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में, तो वो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तब मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू तीनों सेम होती है। और अगर स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन की या फिर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये इसका क्या होता है रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है। जब कंडीशन दी हुई कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर पूछा जाता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड कैसे होते हैं, क्या रिलेशन होता है इनमें, तो वो होता है तीनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल अबाउट द सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू में जो वेरिएशन होता है, वेरिएबल के सेंट्रल वैल्यू में जो वेरिएशन होता है वो हमारा डिस्पर्सन कहलाता है। 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो 2 तरह के मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में कौन सा आता है हमारा, रेंज। इट इज़ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, रेंज। रेंज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सिंपलेस्ट क्यों है ये, क्योंकि इसके जो इक्वेशन है कितना ही सिंपल है कि जो लार्ज वैल्यू होती है, जब वेरिएबल दिए होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को घटा देंगे हम, तो रेंज आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्सन का। रेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होता है L माइनस एस ऑब्लिक L प्लस एस। तो ये L का मतलब यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉल से है। क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस QI, और कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस QI ऑब्लिक Q3 प्लस QI। तो आपको इसमें से ये इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इक्वेशन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू ZX माइनस एक्स। तो x से जो भी वैल्यू होती है, x डैश से लेकर x तक की जो भी वैल्यू होती है वो हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। इट इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का रूट स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, गिवन बाय कार्ल पियर्सन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने 1823 में, डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड सिग्मा, और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा के द्वारा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो
रूट वेरिएंस, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस, टर्म वेरिएंस प्रपोज्ड बाय आर.ए. फिशर। तो टर्म वेरिएंस किसने दिया था? आर.ए. फिशर ने। स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा होता है वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस टी, या इसी तरह एस डी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। अब है दूसरा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कौन सा है? पहला है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था जिसे सीवी कहते हैं, कार्ल पियर्सन ने। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएशन। तो रिलेटिव वेरिएशन में सबसे ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज होता है, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्लिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को जब मीन से डिवाइड कर देते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाती है। इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ मीन इज नोन एज CV, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीन्स जब स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंट के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। इफ़ वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ग्रेटर इट मीन्स मोर वेरिएबिलिटी और लेस होमोजीनिटी। अगर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब होता है कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और होमोजीनिटी कम है। मीन्स समानता कम है और वेरिएबिलिटी विभिन्नता ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसका? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। इट गिव्स आइडिया अबाउट वेरिएबिलिटी ऑफ गिवन डाटा और सैंपल। तो ये जो भी सैंपल होता है उसके बारे में, उसकी वेरिएबिलिटी के बारे में डाटा देता है या फिर आइडिया देता है। अब है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है वो हमारा मूवमेंट कहलाता है। द मूवमेंट इन स्टैटिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस, स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस। तो मूवमेंट का यूज किस लिए होता है स्टैट में? सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, वेरिएंस के लिए, स्क्वीनेस के लिए और कुर्टोसिस के लिए यूज होता है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड मूवमेंट दैट इज μ1, μ3, μ5 वुड ऑलवेज बी 0। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर जो ऑड मूवमेंट होंगे, जो भी विषम मूवमेंट होंगे, μ1, μ3, μ5, μ7 इस तरह करके, वो जो उनकी वैल्यू होगी वो 0 होगी। किसमें? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ सिमेट्री आर एग्जैक्टली बैलेंस और इक्वल। क्योंकि इसमें जो भी जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी नेगेटिव वैल्यू होगी, जिसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 हो जाएगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब है डिफरेंस बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। तो रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? रॉ मूवमेंट को ही हम आर्बिट्रेरी मीन भी कहते हैं और सेंट्रल मूवमेंट को सेंट्रल मीन कहते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाई FER फॉर, और इट इज़ डोनेटेड बाई PR कैलकुलेटेड अबाउट एनी पॉइंट। तो जो रॉ मूवमेंट होता है उसको किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल मूवमेंट होता है कैलकुलेशन अबाउट मीन ओनली एंड टेक मोर टाइम। तो इसमें जो सेंट्रल मूवमेंट होता है इसमें हम सिर्फ मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रॉ मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मीन। तो जब रॉ मूवमेंट किसी पॉइंट पर 0 होती है तो ये मीन के इक्वल होती है, और जो सेंट्रल मूवमेंट होता है फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज 0। तो ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है, पहला सेंट्रल मूवमेंट जो भी होगा वो हमेशा आपका 0 होगा। रॉ मूवमेंट विल बी चेंज ऑफ ओरिजिन। तो रॉ मूवमेंट जो है उसका ओरिजिन चेंज हो सकता है, वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन सेंट्रल मूवमेंट आर नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन सेंट्रल मूवमेंट का जो ओरिजिन है वो कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है यूजुअली कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल मूवमेंट टेक्स द मोर टाइम। तो जो सेंट्रल मूवमेंट होता है वो यूजुअली ज़्यादा टाइम लेता है, जैसा कि दूसरे पॉइंट में बताया भी गया है। ड्यू टू रीजन दैट मीन में, इसका जो रीजन है ज़्यादा टाइम लेने का, क्योंकि जो मीन में नॉट बी इन अ होल नंबर, क्योंकि मीन जो है वो
पूरे नंबर में नहीं होता है, वो पॉइंट्स में हो सकता है, हाफ वैल्यू हो सकती है। इस वजह से उनका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रल मूवमेंट, फर्स्ट वी कैलकुलेट रॉ मूवमेंट एंड विद हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैलकुलेट सेंट्रल मूवमेंट। तो सबसे पहले जो वैल्यू होती हैं, जो जैसी भी वैल्यू होती हैं, पूरी नहीं होती, आधी वैल्यू जैसी भी होती है, उनको सबसे पहले हम उनका जो रॉ मूवमेंट होता है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद से फिर हम सेंट्रल मूवमेंट का कैलकुलेशन करते हैं फार्मूले के द्वारा। तो द रॉ मूवमेंट होता है जो, जिसको RTS से, R से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अबाउट आर्बिट्ररी मीन ए इज डिफाइंड एज I/N f(x1 - ay)। तो आपको यहाँ अभी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके एंट्रेंस के लिए ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये जानना है कि इनकी वैल्यू कैसी होती है। जैसे यहाँ पर आया कि जो भी पहली वैल्यू होती है सेंट्रल मूवमेंट की वो हमेशा 0 होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल मूवमेंट। तो सेंट्रल मूवमेंट, फिर वैल्यू ऑफ PO, जो पहला 0 सेंट्रल मूवमेंट होता है, जैसे कि उसमें पहले बताया जो भी सेंट्रल मूवमेंट होगा वो पहला हमारा 0 होगा। तो वैल्यू ऑफ 0 सेंट्रल मूवमेंट या 0 वाले सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू की बात की गई है यहाँ पर। द 0 सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज 1। तो जो 0 वाला सेंट्रल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी सबसे पहली जो होती है वो 1 होती है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो सेंट्रल मूवमेंट होता है वो पहला हमारा 0 से स्टार्ट होता है। आपको क्या याद रखना है, जो सेंट्रल मूवमेंट होगा वो उसकी गिनती, जो काउंटेशन होगा वो हमारा 1 से नहीं स्टार्ट होकर 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है। अब जब हम बात करते हैं कि 0 सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू क्या आती है, तो 0 सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू हमारी 1 होगी। इसके बाद है वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट। 0 के बाद आएगा पहला, तो जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी होगी, द फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज 0। जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो उसकी वैल्यू हमारी होगी 0। वेयर इज रॉ मूवमेंट इज नॉट 0, इट इज इक्वल टू मीन। इसमें जो रॉ मूवमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, वो हमारे मीन के बराबर होगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। इसके बाद जो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट आएगा वो आएगा सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो वो जो है सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट हमारा डिस्पर्सन के बारे में बताता है। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट मीन के बारे में बताता है। वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है, तो ये देता है हमारा मेजर ऑफ स्क्वीनेस। ये स्क्वीनेस की जानकारी देता है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। गिव्स एन आइडिया आइदर कर्व इन सिमेट्रिकल और नॉट। ये कर्व बनाता है कि जो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है हमारा चौथा सेंट्रल मूवमेंट जो है वो कुर्टोसिस के बारे में बताता है। किसके बारे में? कुर्टोसिस के बारे में। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो स्टैटिक्स का दूसरा पार्ट था। इसके बाद हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्द स्टैट को ख़त्म करके दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।